हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th और चैप्टर 2। ओके, चैप्टर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। चैप्टर सेकंड है आपका लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता के ऊपर है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको पहले बुक से रीड करना है अच्छी तरह, उसके बाद आपको नोट्स देखने हैं, क्योंकि जो ये नोट्स होते हैं ना, उनमें की पॉइंट्स होते हैं काफ़ी सारे, तो समझ नहीं आता कि है क्या, लैंग्वेज क्या है, तो आपको इसलिए बुक पढ़नी ज़रूरी है। ये चैप्टर पढ़ के आपको मेसोपोटामिया में क्या क्या था, सभ्यता कैसी थी, वहाँ की लेखन प्रणाली कैसी थी, ये सब आपको पता लग जाएगा। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है शहरी जीवन की शुरुआत। तो वो कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई। अब मेसोपोटामिया में बहुत सारे उसके दक्षिण भाग में शहर थे। सुमेर, अक्कद, बेबीलोनिया, फिर असीरिया आया। अब जब ये शहर थे तो उनकी भाषा भी होगी। जैसे सुमेर में भाषा बोली जाती थी सुमेरियन या सुमेरी, और यह जो है वो प्राचीनतम भाषा थी काहे की? मेसोपोटामिया की। अक्कद की भाषा अक्कदी थी। अक्कद को हटा के आई फिर बेबीलोनिया 2000 ईसा पूर्व के बाद। यहाँ की भाषा भी अक्कदी थी। सबसे लंबे समय तक प्रचलन में रही थी अक्कदी भाषा। ठीक है, क्योंकि अक्कद में भी बोली जाती थी और बेबीलोनिया में के टाइम पर भी 322 ईसा पूर्व तक प्रचलन में रही। फिर आ जाती है बेबीलोनिया को हटाकर असीरिया जाता है। ठीक है, भाषा वही रही अक्कदी। और ये जो है ये तीनों तो आ जाते हैं आपके मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में, और ये आ जाता है उत्तर में 1100 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं, जो मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं तो ये यूनानी भाषा के शब्द से मिलके बना है, मेसोस प्लस पोटेमास, जहाँ मेसोस का मतलब है मध्य और पोटेमास का मतलब नदी। मध्य नदी के बीच में यह शहर था। अब ये मध्य नदी कौन सी थी? तो ये नदी थी दजला और फरात। देखिए लिखा है यहाँ पे, मेसोपोटामिया जो है फराज और दजला नदियों के बीच स्थित इराक गणराज्य का हिस्सा है। यह आजकल पे इराक गणराज्य का हिस्सा है। उस टाइम पे फराज और दजला नदियों के बीच यह स्थित था। इसकी जो सभ्यता है वो क्यों प्रसिद्ध है? अपनी संपन्नता के कारण, शहरी जीवन के कारण, विशाल व समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है इसकी सभ्यता। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे आ जाते हैं हम। मेसोपोटामिया का उत्खनन। उत्खनन मतलब खुदाई। तो खुदाई की बात करते तो 1840 की शुरुआत में। ठीक है, इसको और समर्पित उत्खनन माना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक खुदाई का काम चला था। उरुक और मारी, ठीक है, सर्वाधिक समय तक यहाँ पर उत्खनन का कार्य चला इन स्थान पर, इन शहर में। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग जो ओल्ड टेस्टामेंट है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, बाइबल का प्रथम भाग जो है ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें इसका उल्लेख है। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में अगर बात करें तो बुक ऑफ जेनेसिस जो है, इसमें शिमर का उल्लेख है। यहाँ पे शिमर का मतलब होता था सुमेर, ईंटों से बने शहरों की भूमि। जब प्री एग्जाम होता है ना, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइबल के प्रथम भाग में जिसका उल्लेख है, ऑप्शन दे देते हैं, एक में ओल्ड टेस्टामेंट एंड कुछ और दे देते हैं, और पूछा जाता है शिमर का मतलब क्या है। ठीक है, तो ओल्ड टेस्टामेंट की बात करें तो यहाँ पे एक कथा मिलती है। वो कथा कौन सी है? जल प्रावन की कथा। पूछी जाती है कि जल प्रावन की कथा किस में मिलती है? तो ओल्ड टेस्टामेंट में। जल प्रावन की कथा क्या आती है कि पूरी पृथ्वी जब समुद्र में डूबने वाली थी तो भगवान ने सृष्टि को बचाने के लिए एक नाव बनाई थी, एक विशाल नाव। और उस विशाल नाव में एक व्यक्ति जिसका नाम था नोआ, उस मनुष्य को चुना, और इस विशाल नाव में सभी जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को रखा गया। जल प्लावन में जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वो जोड़े बच गए जो रखे थे। तो इस कहानी के मुख्य पात्र को जियासुद्र या उत्पृष्टम कहा गया है। तो कहानी कौन सी थी आपकी? जल प्लावन कथा। पूछा जा सकता है जियासुद्र तथा ये जो आपका उत्पृष्टम है, ये किससे संबंधित है? तो जल प्लावन कथा से। 1840 में हम मानते हैं कि मेसोपोटामिया की खुदाइयों ने शुरू हुई। प्राप्त स्रोत कौन कौन से थे? यहाँ से खुदाई में क्या क्या मिला है? तो इमारतें मिली है, मूर्तियां मिली है, आभूषण मिले हैं, कब्र मिली है, औजार, लिखित दस्तावेज, और इनकी वजह से मेसोपोटामिया सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब जो हमें साक्ष्य मिले हैं। इतना क्लियर है? फिर आगे चलते हैं अपन। अब आ जाते हैं हम मेसोपोटामिया का भूगोल। ठीक है, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर में क्या थी? ऊंची ऊंची भूमि थी, स्टेपी घास के मैदान थे। यहाँ पे पशुपालन था, मतलब यहाँ पे पशुचारण का काम होता था। 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू होती है मेसोपोटामिया में, याद रखना है। उत्तर की तो बात हो गई। ठीक है, पूर्व की बात करें तो हरे भरे ऊंचे और नीचे मैदान है, स्वच्छ झरने हैं, जंगली फूल है, और यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। ठीक है ना। अब हम दक्षिण में आ जाते हैं। तो रेगिस्तान, यहाँ सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगर का विकास हुआ। अब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं। ठीक है, ये पश्चिम का नहीं है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है, इसलिए मैंने एरो लगा रखा है कि दजरा और फरात नदियाँ, क्योंकि दजरा और फरात नदियाँ इसी जगह थी।
दजरा व फरात नदियाँ उत्तरी पहाड़ी से निकलकर, मतलब यहाँ से उत्तरी पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, क्या होती थी, बारीक उपजाऊ मिट्टी लाती है उत्तर की तरफ से। फरात जो नदी थी वो रेगिस्तान में प्रवेश के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है, और ये धाराएं जो है सिंचाई के लिए नहरों में काम आती है। कृषि का सर्वाधिक उत्पादन जो है दक्षिणी क्षेत्र में होता है इस जगह पर, ठीक है। अब आगे जाते हैं, शहरीकरण का महत्व, ठीक है। तो शहरीकरण का क्या महत्व था यहाँ पर, क्योंकि मेसोपोटामिया जो है उसमें शहरीकरण हो रहा था, उस सभ्यता में लोग प्रगति कर रहे थे। खाद्य उत्पादन के अलावा आर्थिक गतिविधियां, पहला पॉइंट किया जाता है कि जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि होगी। वहां पर क्या होगा, कस्बे बसेंगे, कस्बे बसेंगे तो सेवा कार्य का क्या होगा, विभाजनों का, सबके अलग अलग काम बटेंगे, और सबके अलग अलग काम बटेंगे तो क्या होगी, लोगों में आत्मनिर्भरता क्या होगी, घटेगी। आत्मनिर्भरता कैसे घटेगी, जब कि सबको अलग अलग अपने काम मिल जाएंगे। जैसे एक लोहार का काम लोहे बनाने का हो गया, ठीक है, कि वो लोहे को पीटेगा, लोहे का काम करेगा, तो जब उसे अपनी रोजी रोटी के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, दूसरे किसान पर, तो आत्मनिर्भरता घटेगी। और आत्मनिर्भरता किस पे बढ़ेगी, गाँव पर निर्भरता बढ़ेगी। गाँव की जो निर्भरता है वो शहरों पर, शहरों की निर्भरता गाँव पर बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, यहाँ से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट रहता है आपका श्रम विभाजन, वार्कोशीश। वार्कोशीश का आपकी बुक में दिखाया गया है एक मूर्ति का, ठीक है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि कोई ये कार्य करने में कई सारे व्यक्तियों का जब योगदान होता है तो उसे श्रम विभाजन कहते हैं, और यह शहरी जीवन की एक विशेषता है। वार्कोशीश क्या आती है, यह एक सफेद संगमरमर की मूर्ति है, उरक नगर से मिली है। इस मूर्ति की आंखों में नीले, लाजवत तथा सफेद सीपी लगे हैं, भुआई जो है काले डामर से बनी, और यह भी श्रम विभाजन का एक उदाहरण है। संगठित व्यापार और भंडारण आ जाता है, मतलब शहर से वस्तुओं को सामान भेजना, तो और शहर से वस्तु को गांव में भेजना और गांव से फिर शहर में भेजना, तो ये क्या है, व्यापार का जरिया। जब वस्तु मात्रा से अधिक आ जाती है तो उसका क्या होता है, भंडारण करना पड़ता है, और जब गांव और शहरों के बीच व्यापार होगा तो उसका हिसाब भी रखना होगा, इसलिए मेसोपोटामिया में वहां से लेखन कला का विकास हुआ। अगला जाता है माल की आवाजाही। आवा मतलब आयात, जाई मतलब निर्यात। आयात क्या करते थे, खनिज संसाधन का, क्योंकि यहाँ पे अभाव था। निर्यात क्या करते थे, खाद्य पदार्थ का, कपड़ों का, ठीक है। और रंगीन पत्थर, धातु, कांसा, तांबा, टीन, सोना, चांदी, लकड़ी, इन सबका भी आयात होता था। खनिज संसाधन का क्योंकि अभाव था, और निर्यात खाद्य पदार्थ और कपड़ों का, ठीक है। अब आ जाता है परिवहन व्यवस्था, शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। भारवाही पशुओं को पीठ पर रखकर व्यवस्था थी कि जो पशु है उनकी पीठ पर भार रख दे, और बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला ले जाना कठिन था, काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। तो सबसे सस्ता जो तरीका था वहाँ पे परिवहन का, वो जल मार्ग था। फरात नदी थी, उसके लिए व्यापार के लिए विश्व मार्ग कही जाती थी। पुरानी मेसोपोटामिया की जो नहरें प्राकृतिक जलधाराएं माल परिवहन का साधन था, क्योंकि कहा गया सबसे सस्ता और अच्छा तरीका जल मार्ग था। लेखन कला का विकास कैसे हुआ, प्रथम लिखित दस्तावेज जो है वो किस में मिले, वो पट्टिका के रूप में मिले हैं मेसोपोटामिया से 3200 ईस्वी पूर्व। चित्र और संख्याओं की लिखी हुई एक पट्टिका मिली है, उरक नगर से मिली है, ठीक है, उरक नगर के मंदिर से। एक सूची भी मिली है वहाँ पे जिसमें 5000 चिन्ह बनाए हुए हैं। लेखन कला का जो विकास, मतलब उच्चारित ध्वनि जिसे हम दृश्य संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे चित्रकार लिपि थी सबसे पहले, जैसे 3200 ईसा पूर्व। चित्रकार लिपि के बाद कीलाकार लिपि आई 2600 ईसा पूर्व। जो कीलाकार लिपि थी वो दो शब्द से मिलकर बनी थी, क्यूनियस और फॉर्मा। क्यूनियस मतलब खुंटी और फॉर्मा मतलब आकार। लेखन प्रणाली आ जाती है आगे, ठीक है। यह पट्टिकाओं के ऊपर किया जाता था। लिखने का कार्य जो है लिपिक करते थे। कैसे होता था कि चिकनी मिट्टी है उसको गीला करा जाता था, फिर गूंथा जाता था, फिर उसको थापा जाता था, उसको एक चतुष्कोणीय आकार, मतलब इस तरह किताब के आकार का दे दिया जाता था। सतह चिकनी थी इसकी, तो सरकंडे की तीखी नोक से उस पर लिखते थे और फिर सुखाते थे। सुखाने के बाद जो हमने लिखा है वो क्या हो जाता था, कठोर हो जाता था, और उस पर अब दूसरे अक्षर नहीं लिख सकते। तो ये लेखन प्रणाली थी। साक्षरता की बात करें तो चीन सैकड़ों की संख्या में थे, और ज़्यादा लोग वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं थे मेसोपोटामिया में। लेखन का प्रयोग कैसे होता था, महाकाव्य लेखन होता था, व्यापारिक सौदे होते थे, और गणितीय अभ्यास। महाकाव्य लेखन में क्या होता था, जो उरुक शहर था वहाँ का राजा था अनमरकर, उसका दूत था अरट्टा, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, स्टोरी से लिखी है इसके बारे में, बट आपको ये पता होना चाहिए कि उरुक शहर का राजा कौन था, अनमरकर था, और उसका दूत था अरट्टा। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, 5000 ईस्वी पूर्व की बस्ती का निर्माण हुआ, और फिर धीरे धीरे शहर का निर्माण होना शुरू हुआ। शहर जैसे दो भागों में बांट सकते हैं, जो मंदिर के चारों ओर विकसित थे एक तो, और एक जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए। जो मंदिर के चारों ओर विकसित थे उरुक नगर धार्मिक क्षेत्र थे ये पहले, और जो व्यापार के केंद्र के विकसित हुए ये मारी पशु चारा के क्षेत्र में था पहले। मारी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाता है मंदिर के चारों ओर शहरों की स्थापना। प्रारंभिक मंदिर आकार प्रकार, मेसोपोटामिया की भाई जातीय की स्थापना जो है मंदिर
मंदिर में पहले एक ज्ञात मंदिर था दिवालय, जो ईंटों का बना था। यहाँ पर देवी और देवताओं का निवास स्थान था। उर एक देवता थे जो चंद्रदेव थे, और इन्नाग जो है प्रेम और युद्ध की देवी थी। पूजा का जो केंद्र बिंदु था वो देवता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न दही मछली लाते थे। आराध्य देव लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। उपज को उत्पादित वस्तु में बदलने की प्रक्रिया यही की जाती थी। मंदिरों ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और शहरी संस्था का रूप ले लिया। व्यापार कार्य की अगर हम बात करते तो जमीन और पानी के झगड़े हुआ करते थे। मुख्य पेशा क्या था? कृषि था लोगों का। अब कृषि में दो तरह की समस्याएं आ सकती थी, प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है। प्राकृतिक में क्या थी कि फरात नदी में बाढ़ आने पर सारी फसल डूब जाती थी, और फरात नदी की धारा बदलने पर जो है सूखे की स्थिति भी आ जाती थी। मानवीय की बात करें तो अलग अलग प्रकार के दल समुदाय बनते थे। कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जताया, पानी का बंटवारा, झगड़ा शुरू हुआ वहां से, और जो विजेता होता था उसने अन्य समुदायों को गुलाम बनाया। तो जमीन पानी के झगड़े से कोई एक समुदाय जो था वो शक्तिशाली हो गया। अब आ जाता है कीमती भेंट देवताओं को अर्पित करना। कीमती भेंट जो है जो देवताओं को थी, मतलब मंदिर में अर्पित की जाती थी। मंदिर का प्रमुख जो होता था वो समुदाय का मुख्य हो जाता था। ठीक है। समुदाय के मुख्य को भेंट अर्पित होगी तो जाहिर सी बात है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है। तो उसमें वो क्या करेगा, वो गुलाम और जो है स्थानीय नागरिक में उसकी वृद्धि होगी। अब इनको मुखिया का कार्य करना पड़ता था। गुलाम और स्थानीय नागरिक थे जो। शासक को दल की आवश्यकता पड़ेगी, अब जाहिर सी बात है। तो अपने निवास के पास जो किसान थे उनके निवास को वो बढ़ाता है मुखिया। और अगर निवास को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है वो सेना का काम भी करेंगे लोग। सेना का काम करेगी किसान लोग थे। यहाँ से एक व्यवस्था रूप ले रही है जो शहरी संस्था को का संकेत। यह जो व्यवस्था है वो किसका संकेत है कि शहरीकरण होना स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाता है उरुक का विस्तार। तो उरुक नगर की चारदीवारी पहले ही बना दी गई थी। 4200 ईसा पूर्व प्रारंभिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। 3200 ईसा पूर्व उरुक नगर के 250 हेक्टेयर में फैला था। 2800 ईसा पूर्व देखे तो उरुक नगर 400 हेक्टेयर का हो गया, और 400 ईस्वी में उरुक जो है अस्तित्व में आई। स्टेल जो है पत्थर के शिलापट होते थे। स्टेल एक वर्ड दिया गया है, ये पत्थर के शिलापेट होते थे जिसमें अभिलेख को उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है। अभिलेख मतलब जिस पर लिखे जाते थे। अब आ जाता है शहरी जीवन। ठीक है। शहरी जीवन में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटा समाज था। पता कैसे चला है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बटा था? क्योंकि यहाँ से कब्र प्राप्त हुई है। कुछ कब्र शासक की है, कुछ साधारण लोगों की है। पता कैसे चला शासक की है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आभूषण मिले हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो शासक की होगी। एकल परिवार था। ठीक है। एक पुरुष मतलब उसकी पत्नी और बच्चे रह सकते हैं। विवाह प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मेसोपोटामिया की, क्योंकि वर वधु की इच्छा पूछी जाती थी। वधु के माता पिता की सहमति होती थी। उसके बाद वर पक्ष जो है भेंट देता था वधु पक्ष को। विवाह की रस्म होती थी, दोनों पक्ष उपहार देते थे। ठीक है। और फिर भोज होता था, फिर देवताओं को भेंट दी जाती थी, फिर सास वधु को लेने जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सास जो है वधु को लेने जाती थी, और वधु को दाय मतलब कि दहेज कुछ हिस्सा दिया जाता था। ठीक है। और पिता का जो घर है, लेकिन जो पशुधन वो खेत वो पुत्र के होते थे, लेकिन वधु को दहेज में कुछ हिस्सा दिया जाता था। ये तो समाज की बात कही थी हमने। अब आ जाते हैं नगर नियोजन का अभाव। उर नगर की सबसे पहली खुदाई हुई। ठीक है। और वहाँ पे ये मेसोपोटामिया का नगर था उर। टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गरियाँ मिली है। जब टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गरियाँ मिली है तो जाहिर सी बात है नगर नियोजन का अभाव नहीं था, मतलब अभाव था, सॉरी अभाव था। ठीक है। जो घर की देहली थी जिसे हम पैड़े कहते हैं उनको ऊपर उठाया गया था, क्योंकि वहाँ पे कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए थे गलियों में। असमान भूखंड था, मतलब ये नहीं था कि इतनी उसमें ये कमरा है, इतनी उसमें ये कमरा है, अलग अलग थे सब। घरों के अंदर जल निकासी का अभाव था। नालियाँ जो है घरों के अंदर ही थी। क्यों थी? क्योंकि छत की ढाल जो है घर के अंदर ही आती थी, तो सारा पानी अंदर आता था। घरों में रोशनी के लिए खिड़कियों से नहीं, दरवाजे से आती थी रोशनियाँ। और खिड़कियाँ इसलिए नहीं बनाई गई थी क्योंकि शायद गोपनीयता रखने के लिए, कुछ प्राइवेसी के लिए। यहाँ पर शकुन और अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी। जैसे हमने कहा है कि लेखन जो प्रणाली है वो पट्टिकाओं से शुरू हुई है। कब्रिस्तान की बात करें तो उर्मे नगर वासियों के लिए कब्रिस्तान था, जिसमें शासक और जन साधारण की समाधियाँ पाई गई। कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए गए हैं। आ जाता है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर हमने अभी मारी की बात की थी, वो एक पशुचारक क्षेत्र था। ठीक है। 2000 ईस्वी पूर्व से यहाँ शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। मारी नगर जो है फरात नदी पर स्थित है। और मारी नगर के जो निवासी है वो कुछ किसान है, कुछ पशुपालक है। पशुपालक में जैसे पशु और मांस चमड़ा उत्पाद, गोबर खाद ये सब निर्यात करते थे, और बदले में क्या लेते हैं? अनाज लेते हैं। किससे? किसान से। मारी के जो निवासी थे वो खाना बदोश लोग कह सकते हैं, ये यावर भी कह सकते हैं। अक्कदी थे, एमोराइट, असीरिया, अर्मीनियन ये सब थे। और जो एमोराइट थे, ठीक है, ये मारी के राजा एमोराइट की समुदाय थे। आगे हम पढ़ते हैं इसका विस्तार में।
ये अक्कदी, एमोराइट, असीरिया, अर्मेनियन जो ये सब जातियाँ थी, ठीक है, ये मेसोपोटामिया में सबसे पहले पशु चारण के लिए आती है। ये किसानों के यहाँ फसल काटने का काम भी करते हैं। ये भाड़े के सैनिक का काम भी करते हैं। अब इन जातियों की समृद्धि बढ़ रही है, ठीक है। कुछ जातियों ने क्या सोचा कि हम यहाँ शासन भी कर सकते हैं, तो उन्होंने शासन करने का भी प्रयत्न किया और राजा बनने के प्रयत्न में जो एमोराइट जाति थी उसने सफलता हासिल की। जो एमोराइट जाति थी तो उन्होंने अपने राज्य के पद को स्थायी रखने के लिए कि हम स्थायी हो जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ बदलाव किए। क्या क्या उन्होंने मूल जाति से अलग पहनावा किया अपना, मेसोपोटामिया के धर्म को माना, स्टेपी क्षेत्र के देवता थे डेक्कन, डेक्कन का मारी के अंदर उन्होंने मंदिर बनवाया। मारी क्या था, एक मैंने बताया पशुचारण क्षेत्र। अब आ जाता है यहाँ पे आप एनसीईआरटी पढ़ोगी, एक राजमहल का जिक्र हो रहा है, ठीक है। जिम रिदम का क्या है, मारी स्थित राजमहल जो मारी में था। यह 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में 260 कमरे है। सिर्फ एक प्रवेश द्वार है पूरे इसमें, तो उत्तर की ओर बना हुआ है ताकि क्या रहे, सुरक्षित रह सके वे लोग। मारी जो है एक व्यापारिक स्थल था, आयात निर्यात और व्यापार का सब होते थे। खाद्य संसाधन और खनिज संसाधन का आयात होता था। निर्यात किसको होता था, पशु उत्पाद का। व्यापार का यहाँ पे 10% का टैक्स लगता था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व की बात करते हैं। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत गर्व था। इस बात का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, महाकाव्य पर। महाकाव्य कौन सा है, महाकाव्य इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है नाम, गिलगेमिश का, ठीक है। 12 पट्टिकाओं पर लिखा हुआ था ये। गिलगेमिश ने एनमेकर के कुछ समय बाद उरुक पर शासन किया था। मेसोपोटामिया की देन की बात करें लेखन कला में, तो गणित, कालगणना, पुस्तकालय सब थे। गणित की बात करें तो वहाँ के जो लोग थे, गुना भाग की वहाँ पे सारण्य मिली है, मतलब जानते थे। वर्गमूल निकालना जानते थे। चक्रवृद्धि ब्याज जानते थे। 2 का वर्गमूल भी निकाला हुआ है, आप बुक में देखोगे। 1800 ईसा पूर्व की पट्टिका है। कालगणना मतलब एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, सब जानते थे। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, दिन में कितने घंटे होते हैं, घंटे में कितनी मिनट, सब जानते थे। और इन सब का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुआ है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का भी, ठीक है। पुस्तकालय की बात करें तो मारी के अंदर एमोराइट वंश के शासक को हटाकर असीरिया ने कब्जा किया। अंतिम शासक कौन था, असुरबर्निपाल। उसकी राजधानी थी निनवे। तो यहाँ पे एक पुस्तकालय स्थापित हुआ था, कहाँ पे, निनवे में। सारी पट्टिकाएं यहाँ से इकट्ठी की गई और उन पट्टिकाओं पर लेखक का नाम और काल भी लिखा हुआ मिलता है। एक लास्ट में दे रखा है आपको ये लाइन कि दक्षिणी कछार का शूरवीर था एक नेमोनिडस, वो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। पूछा सकता है बेबीलोन का अंतिम शासक कौन सा है, तो नेमोनिडस। उसने कद के राजा सारगोन की खंडित मूर्ति थी, उसका दोबारा से निर्माण कराया था, ठीक है। तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सारा फैक्ट आपको वहाँ से डिटेल में समझ आ जाएगा। चैप्टर हो गया खत्म। मैं स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं। मैं आपको जैसे हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगी कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है बुक से। ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और चूका तो वैसे उतार दिया, नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। आपको एनसीईआरटी की जो ये बुक है, चैप्टर जो है 2 ये, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 2 बार आपको रीडिंग करनी पड़ेगी और जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन है वो हाईलाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है। वीडियो को देखने के बाद फिर आपको नोट्स बनाना है। एंड कुछ लैंग्वेज ऐसा होता है, जैसे मैंने कीवर्ड्स में लिखा हो तो मुझे तो समझ आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, बट आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो आपको वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है बुक से। ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे नोट्स तो काफ़ी लेंथी हो रहे हैं, मेरे तो 4 पेज में आ गई, नहीं, 4-5 पेज में नोट्स चलते हैं अगर चैप्टर बड़ा है। और 11th क्लास की हिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है 4-5 पेज का तो नोट्स बनेगा। जरूरी नहीं है कि 1 पेज में नोट्स बना दो। तो हर वीडियो में कहते हैं ना, नोट्स 1 पेज के होने चाहिए, 2 पेज के, नहीं नहीं, नोट्स वो होने चाहिए जो आपको समझ आए रिवाइज करते टाइम। मानो आपने कीवर्ड्स में नोट्स तो बना दिया, आपने चैप्टर 2 है ना 1 पेज का, लेकिन आपको रिवाइज करते वक्त समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे था क्या, तो उस नोट्स का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी के नोट्स मैं इसलिए बनाती हूँ, जब मैं रिवाइज करूँगी इनका, ये रिवाइज करती हूँ जैसे मैं, ठीक है, तो सीधा एक बार मैं एनसीईआरटी के एक चैप्टर एक बार ऐसे रीड कर लेती हूँ, उसके बाद सीधा मैं नोट्स ही करती हूँ अपने, तो मुझे अच्छी तरह समझ आ जाता है इसमें है क्या, ठीक है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा बनाओ, ये नहीं कि वीडियो देखकर सीधा आपने कॉपी कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 शेयर करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, सबके साथ शेयर करें।